बहू, बेंगलोर में तुम्हारे पास अपना आलीशान मकान तो है ही, तो क्यों नहीं तुम अपनी एकलौती ननद के सुख के लिए उस घर को बैंक में गिरवी रख सकती हो। आखिर अपनों के काम आना ही तो रिश्तों की असली परीक्षा है। देवयानी जी की ऊंची और तीखी आवाज़ मैसूर से फ़ोन के जरिए सीधे अनामिका के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी। अनामिका के कदम जहाँ के तहाँ ठिठक गए, उसका हाथ कांपने लगा। उसने खुद को संभाला और शांत लेकिन कड़क आवाज़ में कहा, माँ जी, आप होश में तो हैं? आप अपनी बेटी के ऐश आराम के लिए मेरी 7 सालों की खून पसीने की कमाई को दांव पर लगाने के लिए कह रही हैं? देवयानी जी ने फ़ोन पर अपनी आवाज़ को और ऊंचा करते हुए डांटा, अरे तो मैंने क्या गलत कह दिया? मेरी बेटी पलक के ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हर बात पर उसे ताने मारते हैं। क्या मेरी फूल जैसी बेटी उस संयुक्त परिवार के नरक में घुट घुट कर जिएगी? तुम बस अपने उस फ्लैट को गिरवी रखकर बैंक से लोन उठाओ और पलक के लिए शहर के सबसे महंगे वीआईपी इलाके में 45 लाख का वह कस्टमाइज पेंट हाउस खरीद कर दे दो। वहाँ भी ऐसे रहेगी और मुझे भी तो समाज को दिखाना है कि मेरी बेटी किसी रईस से कम नहीं है। अनामिका का दिल धक से रह गया। बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में पिछले 7 सालों तक दिन रात कारपोरेट ऑफिस की नौकरी में खटकने के बाद अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का गला घोटकर उसने और उसके पति उत्कर्ष ने उस फ्लैट का एक एक रुपया लोन चुकाया था। पिछले महीने ही आखिरी किस्त खत्म हुई थी। अब अनामिका और उत्कर्ष अपना परिवार आगे बढ़ाने यानी माता पिता बनने का खूबसूरत सपना देख रहे थे। अनामिका ने सोचा था कि जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची है उसकी एक तगड़ी एफडी करवा देगी, ताकि नौकरी छोड़ने के बाद वह घर पर रहकर अपने आने वाले बच्चे की परवरिश खुद अपने हाथों से कर सके। वह अपने बच्चे को किसी आया या देश के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। और आज उसकी सास फोन पर हुक्म चला रही थी कि उस आशियाने को गिरवी रख दिया जाए। अनामिका का खून खौल उठा। वह गुस्से से आग बबूला होकर बोली, माँ जी, यह नामुमकिन है। मैं अपना घर कभी गिरवी नहीं रखूंगी। मैं अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वाकर उस घर की किस्तें भरी है। बहुत जल्द मैं नौकरी से ब्रेक लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने आने वाले बच्चे और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहती हूँ। इस वक्त मैं कोई नया कर्ज अपने सिर पर नहीं ले सकती। देवयानी जी ने ताना मारते हुए कहा, बहू, तुम तो बेहद मतलबी निकली। बच्चे तो 2 साल बाद भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी के हाथ से वह पेंट हाउस निकल जाएगा। मैं तो अपना मैसूर वाला पुश्तैनी घर भी गिरवी रख देती, लेकिन इस पुराने मकान पर बैंक वाले इतने लाख रुपए नहीं देंगे। तुम्हारा घर बेंगलुरु के मुख्य शहर में है। पल भर में 85 लाख का लोन पास हो जाएगा। अनामिका ने साफ मना कर दिया तो देवयानी जी ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहा, ठीक है बहू, मत मान मेरी बात, लेकिन याद रख, मेरा बेटा उत्कर्ष साक्षात श्रवण कुमार है। वह अपनी माँ की बात कभी नहीं टालता। अगर तूने सीधे सीधे तरीके से दस्तक नहीं किए तो उत्कर्ष तुझसे वो दस्तक करवा कर रहेगा। एक घर के पीछे तुम दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा, सोच ले। इतना कहकर उन्होंने गुस्से में फ़ोन काट दिया। अनामिका गहरी चिंता में डूब गई। शाम को जब उत्कर्ष ऑफिस से घर लौटा, अनामिका उसे कुछ बताती इससे पहले ही उत्कर्ष का फ़ोन बज उठा। दूसरी तरफ से उसके चाचा जी रो रहे थे। उत्कर्ष ने घबराकर फ़ोन रखा और अनामिका से बोला, अनामिका, तुरंत पैकिंग करो। मैसूर से फ़ोन था। माँ की तबीयत अचानक बहुत गंभीर हो गई है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। हमें आज रात की आखिरी बस से ही निकलना होगा। अनामिका अंदर तक काँप गई, लेकिन वह औरत की छठी इंद्री से समझ चुकी थी कि यह सास का कोई बहुत बड़ा ड्रामा है। रात भर का थका देने वाला सफ़र तय करके जब वे सुबह सुबह मैसूर के अपने पुश्तैनी घर पहुँचे तो नज़ारा देखकर उत्कर्ष के पैरों तले से जमीन खिसक गई। देवयानी जी बिल्कुल भली चंगी बनारसी साड़ी पहने आंगन में टहल रही थी। बच्चों को देखते ही वह मुस्कुराई और बोली, आ गए मेरे बच्चे, चलो चलो अंदर चल आओ। उत्कर्ष ने गुस्से और हैरानी से अपनी माँ को देखा और बोला, माँ, आपकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपको हार्ट अटैक का खतरा है और आप यहाँ सज धज कर घूम रही हैं। आपको अंदाज़ा भी है कि मैं रास्ते भर कितना रोया हूँ?
कितनी मानसिक प्रताड़ना से गुजरा हूँ। देवयानी जी ने बहू की तरफ एक तिरछी नज़र डाली और बात को टालते हुए बोली, अरे वो तो तुम्हें बुलाने का एक बहाना था बेटा। अभी सुबह सुबह मैं कोई गंभीर बात नहीं करना चाहती। रसोई में गरम गरम मेदू बड़ा और नारियल की चटनी तैयार है। तुम लोग पहले फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करो, फिर आराम से बात करेंगे। उत्कर्ष गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अनामिका भी उसके पीछे गई। उत्कर्ष ने पूछा, अनामिका, तुम कल फोन पर माँ के बारे में कुछ कह रही थी, क्या बात थी? अनामिका ने करवट बदली और थके हुए स्वर में बोली, उत्कर्ष, मुझे बहुत तेज सिर दर्द है। जो बात होगी वो सुबह सूरज की रोशनी में ही होगी। अगली सुबह उत्कर्ष जैसे ही सोकर उठा और बरामदे में आया, उसने देखा कि देवयानी जी चांदी की थाली में गर्मा गर्म मेंदू बड़े और चटनी सजाकर उसका इंतजार कर रही थी। उत्कर्ष के बैठते ही देवयानी जी ने मक्खन लगाते हुए बात छेड़ी, बेटा, अपनी एकलौती बहन पलक के प्रति तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। वह अपने ससुराल में खुश नहीं है। शहर में उसके लिए एक आलीशान लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। तुम दोनों बेंगलुर वाले फ्लैट को गिरवी रखकर बैंक से 85 लाख का लोन उठा लो और उसे वो पेंट हाउस दिला दो। यह सुनते ही उत्कर्ष के हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप टेबल पर खटक कर रह गया। वह खड़ा हो गया और कड़क आवाज में बोला, तो माँ, आपने अपनी बीमारी का यह घटिया ढोंग सिर्फ इस लालच के लिए किया था? अनामिका मुझे कल यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अंधा होकर आपकी झूठी ममता के पीछे भागा चला आया। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए माँ। पलक दीदी के पति ऋषभ जी एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर है। उनकी सैलरी अच्छी है। अगर दीदी को नया घर चाहिए तो वह अपने बजट के हिसाब से लोन ले। मेरी पत्नी के घर पर डाका डालकर अपनी बेटी की झूठी शान बढ़ाना बंद कीजिए। देवयानी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उत्कर्ष, तू भूल रहा है कि शादी के बाद भी तू पहले मेरा बेटा है। एक पत्नी का धर्म होता है कि वह अपने पति के हर फैसले के आगे सिर झुकाए। उत्कर्ष ने एक कड़वी और व्यंग भरी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा माँ, उसी तरह जैसे हमारे स्वर्गीय पापा आपके हर फैसले के आगे सिर झुकाते थे। मैंने बचपन से देखा है कि पापा ने आपकी हर नाजायज और गलत जिद को हमेशा ठुकराया था, क्योंकि वह सही और गलत का अंतर जानते थे। आज मैं भी वही कर रहा हूँ। वह घर अनामिका ने अपने पैसों से अपनी रातें काली करके खरीदा है। उस पर मुझसे ज़्यादा अधिकार उसका है और मैं उसे कभी मजबूर नहीं करूँगा। तभी अंदर से अनामिका बाहर आई। उसके चेहरे पर एक अधमय साहस था। उसने देवयानी जी की आंखों में आंखें डालकर पूछा, मम्मी जी, पलक दीदी तो अपनी झूठी शान के लिए अलग पेंट हाउस की जिद कर रही है, लेकिन क्या आपके दामाद ऋषभ जी अपना भरा पूरा संयुक्त परिवार छोड़कर दीदी के साथ उस घर में रहने आएंगे? देवयानी जी ने तपाक से कहा, क्यों नहीं आएंगे? मेरी बेटी कहेगी तो उन्हें आना ही पड़ेगा। रुको, मैं अभी लाउड स्पीकर पर फ़ोन लगाती हूँ। तुम दोनों खुद अपनी सड़ी हुई आंखों से देख लो और कानों से सुन लो। देवयानी जी ने तुरंत पलक को फ़ोन मिलाया। हाँ पलक बेटा, मैंने उत्कर्ष और बहू से बात कर ली है। वो पेंट हाउस के लिए मान रहे हैं। बस एक बार दामाद बाबू से पूछ ले कि वो अपना परिवार छोड़कर तेरे साथ वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ना। दूसरी तरफ से पलक की आवाज़ आई, माँ, आप भी कैसी बातें करती है। मैं जब कहूँगी वो मना थोड़ी ही करेंगे, लेकिन पहले मेरे नाम पर वो 85 लाख का पेंट हाउस तो होने दो। अनामिका ने तुरंत देवयानी जी के हाथ से फ़ोन लिया और अपनी ननद से बोली, पलक दीदी, इतनी बड़ी रकम का सौदा करने से पहले बेहतर होगा कि हम सीधे ऋषभ जी से ही पूछ ले। इतना कहकर अनामिका ने कॉन्फ्रेंस कॉल पर सीधे अपने नंदोई ऋषभ जी का नंबर मिला दिया। जैसे ही ऋषभ जी ने कॉल उठाया, अनामिका ने बेहद सधे हुए शब्दों में पूछा, ऋषभ जी नमस्कार, मैं अनामिका बोल रही हूँ। मैं बस आपसे सीधा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर हम पलक दीदी के लिए बेंगलुरु में एक नया आलीशान पेंट हाउस खरीद दें तो क्या आप अपने माता पिता और छोटे भाई का संयुक्त परिवार छोड़कर दीदी के साथ अकेले रहने के लिए तैयार हैं? यह सुनते ही फ़ोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। ऋषभ जी की आवाज़ में गहरी हैरानी और नाराज़गी साफ महसूस हो रही थी। उन्होंने कड़क लहजे में कहा, भाभी, यह आप कैसी घटिया और अजीब बात कर रही हैं।
मुझे अपने माता पिता और अपने परिवार से कोई शिकायत नहीं है। मेरा परिवार मेरी जान है और मैं अपनी बूढ़ी माँ और छोटे भाई को बेसहारा छोड़कर किसी पेंट हाउस में ऐश करने कभी नहीं जाऊँगा। अनामिका ने तब शांति से कहा। लेकिन ऋषभ जी, दीदी तो यह जिद करके बैठी है कि उनके ससुराल वाले अच्छी नहीं हैं और वह अलग रहना चाहती है, जिसके लिए हमारे घर को गिरवी रखा जा रहा है। ऋषभ जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पलक को डांटते हुए फ़ोन पर कहा, पलक, अगर तुम्हें मेरे सीधे साधे परिवार के साथ रहने में इतनी ही जिल्लत महसूस होती है तो तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन अपने जीते जी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ूंगा। आज के इस मतलबी दौर में लोग परिवार की अहमियत भूलते जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। भाभी, मुझे माफ़ करना। मेरे घर में ऐसा कोई ड्रामा नहीं होगा। इतना कहकर ऋषभ जी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। अब पूरे बरामदे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानो सांस लेने की आवाज़ भी गूंज जाए। देवयानी जी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी बहू अनामिका से अपनी नज़रें भी मिला सके। उनकी बेटी पलक का झूठ और दामाद का साफ इनकार उनके चेहरे पर एक करारा तमाचा था। अनामिका ने देवयानी जी की तरफ देखा, मुस्कुराई और अनामिका ने अपने बैग से एक और सरकारी दस्तावेज निकाला और देवयानी जी के सामने टेबल पर रख दिया। उत्कर्ष ने पूछा, अनामिका, यह क्या है? अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, उत्कर्ष, मम्मी जी को लगता है कि मैं सिर्फ अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही हूँ और मतलबी हूँ। मम्मी जी, यह मैसूर के अपोलो अस्पताल का लाइफ टाइम हेल्थ केयर फंड एंड बॉन्ड है। मैंने जो अपनी नौकरी की आखिरी बचत की एफडी करवाई थी, वह मैंने चुपके से आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी थी, ताकि आपके बुढ़ापे में अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो आपको अपनी बेटी पलक या किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। जिस बहू को आप अपना घर गिरवी रखने के लिए मजबूर कर रही थी, वह बहू आपके जीवन के आखिरी पलों को सुरक्षित करने की तैयारी कर रही थी। यह सुनते ही देवयानी जी के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। उसके हाथ से बनारसी साड़ी का पल्लू छूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने अनामिका के दोनों हाथ पकड़ लिए। बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैं अपनी बेटी के झूठे लालच और समाज को अपनी रईसी दिखाने के अंधेपन में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं साक्षात लक्ष्मी रूपी बहू को पहचान ही नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मेरा घमंड आज चूर चूर हो गया। अनामिका ने अपनी सास के आंसू पोंछे और उन्हें गले से लगा लिया। उत्कर्ष भी अपनी पत्नी के इस ऊंचे चरित्र को देखकर गर्व से भर उठा। देवयानी जी और उनकी बेटी पलक की बोलती हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि मकान पत्थरों से बनते हैं, लेकिन घर रिश्तों की सच्चाई और निस्वार्थ प्यार से चलता है। दूसरों के आशियानों को उजाड़ कर या किसी की मेहनत की कमाई पर डाका डालकर अपनी झूठी शान की इमारत कभी खड़ी नहीं की जा सकती। जो इंसान पैसों और सामान से ज़्यादा अपने परिवार और नैतिक मूल्यों को अहमियत देता है, अंत में जीत और सम्मान उसी का होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अब तक कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।